गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार और बतौर मुख्यमंत्री अपने फैसलों के बारे में पहली बार विस्तार से अपनी बात रखने जा रहे हैं। जानी मानी पत्रकार मधु किश्वर ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर रिसर्च की है। इस दौरान वो मोदी से कई बार मिली। मोदी ने मधु किश्वर से जो कुछ कैमरे पर कहा, इंडिया न्यूज आपको वही दिखाने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री। मोदी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिसके साथ कई बड़े इल्जाम और संगीन सवाल चलते रहते हैं। मोदी गुजरात में विकास का दावा कर हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का दम भरते हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में क्या किया है और उनके दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए जानी मानी पत्रकार मधु किश्वर ने एक रिसर्च की। ये रिसर्च आज किताब की शक्ल में सामने आ गई है। मधु किश्वर नरेंद्र मोदी से अपनी रिसर्च के सिलसिले में 15 महीने के दरमियान कई बार मिली और उनसे बातें की। ये बातचीत भुज और कच्छ में पुनर्वास की चुनौतियों से लेकर गोधरा कांड और विकास की उनकी परिकल्पना और साथ ही साथ विकास के गुजरात के मॉडल तक पर बात हुई है। नरेंद्र मोदी ने तमाम सवालों पर अपना पक्ष रखा। पिछले 13 साल में जिन सवालों पर बोलने से परहेज किया है, मधु किश्वर के साथ उन्होंने उन सवालों पर खुलकर अपनी बात रखी, अपनी कई ऐसी बातें साझा की जो आज तक कभी सामने नहीं आई। इंडिया न्यूज मोदी की इसी बातचीत को आज सीरीज के तौर पर दिखाने जा रहा है। आज इसका पहला एपिसोड आप देखने जा रहे हैं। इस एपिसोड में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद के अपने शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं। तारीख 7 अक्टूबर 2001, जगह गांधीनगर, गुजरात। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 51 साल के नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे तो इतिहास की लकीरें बदल रही थी। અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। 2001 से भारतीय राजनीति के नए युग की शुरुआत हुई। आज की तारीख में ये तस्वीरें 13 साल पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 13 साल के तमाम विवादों पर मोदी ने जानी मानी पत्रकार मधु किश्वर से बेबाकी के साथ बात की है। जनतानो अभिवादन झेली રહ્યા છે। अपने 26 साल के राजनीतिक जीवन में जिस शख्स ने सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था, उसे गुजरात बीजेपी के कद्दावर नेता केशुभाई पटेल की जगह मुख्यमंत्री बनाने का फैसला जब किया गया, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे मोदी को फोन किया। उस वक्त मोदी एक पत्रकार के अंतिम संस्कार में शरीक होने शमशान घाट गए हुए थे। एक कैमरामैन था, शायद गोपाल नाम था, जिसका माधुराव सिंधिया के साथ शायद, तो मैं उसके फ्यूनरल में गया था और वहां से फिर मैं अटल जी को मिलने गया था। तो मुझे पीएमओ से फोन आया, तो अटल जी ने मुझे पूछा कहाँ हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो हंस पड़े, बोला तुमसे क्या बात करूं यहाँ, तो ऐसा करो रात को घर पे आ जाना, तो रात को घर पे आ जाना, ऐसा करके मैं उनके यहाँ गया था। अब ये तय हो चुका था कि नरेंद्र मोदी गुजरात में केशुभाई की जगह लेंगे। गुजरात जाने से पहले सबसे पहला काम मोदी ने बीजेपी दफ्तर से किया। अपने लिए गांधीनगर सर्किट हाउस में एक कमरा बुक कराया। जब मैं यहाँ आना था मुझे गुजरात जाना है, तो डिक्लेयर तो नहीं हुआ था, एक एमएलए मीटिंग होनी थी, उसमें कोई डिसाइड करना था। तो मैंने वहां से फोन किया पार्टी ऑफिस को। मैंने पार्टी ऑफिस को फोन करके कहा कि भाई मैं आ रहा हूं, तो मुझे कहाँ जाना है, मेरे पास कोई रहने की व्यवस्था तो है नहीं। तो बोले जैसा आप कहें। मैंने कहा भाई किसी के घर पे तो नहीं रहूंगा, आरएसएस हेडक्वार्टर पर भी नहीं जाऊंगा रहने के लिए।
तो पहले मैं वहां रहता था, गांधीनगर सर्किट हाउस में आप कमरा बुक कर दीजिए ताकि सबसे मेरा मिलना भी हो जाए। फिर मैंने ये कहा कि देखिए भाई, कमरा अगर बुक करते हैं किसी एमएलए के नाम पे मत करना, क्योंकि उसमें कंसेशन होता है ना। हाँ, मैंने कहा ये मेरे नाम से होना चाहिए और फुल पेमेंट से होना चाहिए। एज ए सिटीजन मैं ऐसे ही रहूंगा वहाँ। तब तो ये भी पता नहीं था मुझे कितने दिन रुकना है, क्या करना है, मुझे प्रोसेस मालूम नहीं था, मुझे और 6 साल के बाद आया था। लेकिन जैसे मीडिया प्रोएक्टिव होता है तो हवा तो पकड़ गई एकदम से। तो गांधीनगर में सर्किट हाउस जैसे मैं लैंड करूंगा तो पहले मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा। मैं माँ के पास चला गया। 6 साल से गुजरात से दूर रहे मोदी दिल्ली से सीधा अपनी मां हीराबेन के पास पहुंचे, पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मोदी कहते हैं कि सीधी सादी मां ने बस यही कहा, बेटा नरेंद्र कभी भी रिश्वत न लेना। तो मैं माँ से मिलने गया, उनके पैर छू करके। तब तो ये हवा बन चुकी थी शायद मुझे अब ये काम देना है। तो उस दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है और उसमें मेरी माँ ने कहा, बेटा कुछ भी करना, नहीं पैसे वैसे मत खाना, मत लेना। हाँ, पैसे वैसे मत खाना, किसी का बुरा मत करना। ऐसे 2-4 वाक्य। बेचारे को ज्यादा वो पढ़ी लिखी था नहीं, उसको ये मालूम भी नहीं होता है कि सीएम क्या होता है। वो भला सा उनका जीवन है। लेकिन ये समाज में हवा है कि भाई राजनेता है ना कुछ पैसे खाते हैं, सरकार में जाते हैं ना पैसे खाते हैं। ये तो है ही, हर गरीब भी मानता है, उनका ये मत करना। मां से मिलने के बाद मोदी गांधीनगर सर्किट हाउस पहुंचे। मिलने वालों की भीड़ लग गई। गांधीनगर सर्किट हाउस आ गया, लोग मिलना शुरू हो गए। एकदम से मिलना शुरू हो गए तो मैंने एक बात देखी, सब लोग जो मुझे मिले वो कह रहे, मोदी जी क्या करोगे आप, क्यों ही पद लेते हो, पार्टी तो डूब रही है, क्योंकि पार्टी की हालत बड़ी खराब है, प्रतिष्ठा नहीं है। एक बात ये बताते थे। दूसरा मुझे लोग बताते हैं, नरेंद्र भाई कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना जरूर करना। इतनी परेशानी है गाँव में, बोले बिजली शाम को नहीं मिलती है। एक दूसरी बात जो तुरंत छूती थी वो आती थी। कोई ऐसा भी कहता था, हाँ चलो अच्छा हुआ, कुछ अच्छा होगा, चलो भाई काम समय तो बहुत कम है लेकिन पता नहीं कितना कर पाओगे, वगैरह वगैरह कंसर्न भी बहुत लोग करते थे। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए राजभवन की तरफ चले। मोदी किसी महंगी कार में नहीं बल्कि नीले रंग की मारुति 800 में बैठे थे। राजभवन के रास्ते में मोदी ने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, विट्ठल भाई पटेल और रविशंकर व्यास की मूर्तियों पर रुक कर प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। अच्छा, आप जब पहला आप ओथ लेने के बाद आप महात्मा गांधी के स्टैचू वगैरह वगैरह पे फूल अर्पित करने गए श्रद्धांजलि के लिए, तो आपकी एक काली सी छोटी सी मारुति नुमा कार थी, वो तो कभी सरकार की होती नहीं। आई मीन व्हाट वाज दैट स्टोरी? मैंने भी वो आपकी मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था और बीजेपी में मैं आ चुका था और चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने, केशु भाई पटेल नंबर 2 बने। वो शपथ समारोह था, तो बाद में मिनिस्ट्री एक्सपांशन का कार्यक्रम था। बाहर जो नए मिनिस्टर बनेंगे उनके लिए गाड़ियां खड़ी थी और वो जब मिनिस्टर बनने के बाद उनको ड्राइवर आके कहने वाला था, साहब मैं आपका ड्राइवर हूँ, ये चाबी है गाड़ी की। अखबारों में वो फोटो छपी थी, हम टॉकिंग अबाउट 88-89 का। मुझे शौक लगा, मैंने कहा
मैसेज अच्छा नहीं आता। ये कोई नई चीज नहीं है, ये सरकार का हिस्सा है, लेकिन ये भड़काने वाला मीडिया का रोल है। तो मैंने मेरे यहाँ कह दिया था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तामझाम नहीं करूंगा। तो मेरे दिमाग में वो चीज पड़ी थी, यानी किस चीज को मीडिया क्या कर सकता है, तो उससे बचना है तो क्या करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, दैट वाज द रीजन। वो तो ऐसा है, मैं उस समय जब गांधीनगर आया तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो मैंने पार्टी को कहा भाई किसी कार्यकर्ता की गाड़ी और ड्राइवर को, ताकि मुझे कहीं जाना हो तो उसमें वो कोई, अब तो मुझे आता है, लेकिन वो पार्टी ने किसी की गाड़ी मेरे यहाँ भेजी होगी। मोदी के मुताबिक मुख्यमंत्री बनते ही मीडिया ने उनके खिलाफ माहौल बनाया। आरोप लगा कि मोदी ने केशु भाई से बदला लेने के लिए उन्हें हटाने की साजिश रची। उस समय मीडिया का जो मूड था ना, वो बाय एंड लार्ज मोदी को नीचा दिखाना, केशु भाई को अन्याय हुआ है, केशु भाई से लूट लिया है, और मोदी ने दिल्ली में कुछ बड़ा खुराफत की है और चढ़ बैठा है। दैट टाइप ऑफ स्टोरीज कांग्रेस को सूट करती थी, मीडिया उस चीजों को चला रहा था। मोदी की कहानी आगे भी जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण કરી લીધા છે। तो नरेंद्र मोदी इस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपका परिचय मधुकेश्वर से करवा दें। जानी मानी पत्रकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से खास बातचीत की है और रिसर्च भी किया है। मधु, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतना लंबा रिसर्च किया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 11 साल बाद ये रिसर्च की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई, और चुनाव के ठीक पहले किताब लेकर आना उस पर, इन दोनों के पीछे क्या सोच थी? देखिए, पहले तो मैं एक स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन में चल रहा था कि मेरे साथ वो बातें की जो किसी के साथ नहीं की। ऐसा नहीं है, कोई भी उनसे अगर ये सवाल करता वो जवाब मिलते। दुर्भाग्य ये है कि हमारे मीडिया में किसी ने उनसे ढंग से बात करने की कोशिश नहीं की, और फर्क सिर्फ इतना है, हमारी शायद इसी कारण से मेरा कोई उनसे पहले जान पहचान नहीं थी, 2 मिनट की भी राम सलाम दुआ तक नहीं थी। एक ही कारण शायद हो सकता है कि लंबी हमारी बातचीत घंटों ओवर सेवरल मीटिंग्स हुई, वो ये कि मैं 6 महीने तक जब ये अध्ययन शुरू मैंने किया तो मैंने गुजरात घूम के लोगों से बातचीत करके उनका काम देखा, उनके सहयोगियों से, उनके अफसरों से, पॉलिटिकल कोलीग से गांव-गांव में जाके काम देखा, और उनके काम की पहचान करने के बाद मैं गई थी। तो इसलिए मेरे सवाल सिर्फ टोपी और पपी वाले नहीं थे, और इसलिए हमारी ढंग से बात हो सकी। कोई भी पत्रकार करता मेरे लिए कोई खास नियामत की हो या कोई हमारा कोई खास फेवर मेरे लिए हो, मुझे नहीं लगता ये। पर क्योंकि मैंने मेहनत की थी, सवाल इसलिए वो स्टीरियोटिपिकल नहीं थे। दूसरा जो आपने बुनियादी सवाल पूछा वो ये कि क्यों 11 साल बाद मैं गई, उसका बुनियादी यही कारण था कि 11 साल तक नॉन स्टॉप मीडिया में एक राक्षसी चेहरा हमारे सामने पेश किया गया कि इस जैसा तो ईविल कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल डेविल इनकारनेट है, मुसलमानों का दुश्मन है, कुचल के रखा है, अथॉरिटेरियन है, हर किस्म की नेगेटिव जो एक स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है। ईविल कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल डेविल इनकारनेट है, मुसलमानों का दुश्मन है, कुचल के रखा है, अथॉरिटेरियन है, हर किस्म की नेगेटिव जो एक स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है। 11 साल तक सुन सुन के कान पकने लगे। और फिर मुझे ये भी हैरत हुई, क्योंकि मैंने बहुत से दंगों की तहकीकात की थी, 1984 मुंबई दंगे, मेरठ, मल्याणा, जम्मू वगैरह वगैरह, और हैरत होती थी कि जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो एनजीओज, तीसरा सेटलवाड वगैरह, या ये सब कांग्रेस के सहयोगी एनजीओज थे, और एक ही दंगे को लेके कैसे क्यों चिपक गए। एक पूरा प्रोफेशनल एनजीओज की जैसे कतार खड़ी हो गई, पूरी फौज खड़ी हो गई, जिसका काम ही था सुबह से शाम नए आरोप लगाना, घसीटना।
तो मुझे हैरत हुई कि इतने दंगे हुए कांग्रेस के प्रशासन में। ये तो एक दंगा हुआ बीजेपी के, उससे पहले गुजरात में कांग्रेस के शासन में सैकड़ों दंगे हुए थे, महीनों तक चलते थे। सबको भुला के, 84 को भुला के, असम के दंगे को भुला के, मेरठ को भुला के, जमशेदपुर को, सबको भुला के किसी चीफ मिनिस्टर को ऐसे सताया नहीं गया जिस तरह से एक नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़ गए हैं और इसको इतनी बड़ी इंटरनेशनल मुहिम क्यों बनाई है। क्या वाकई ये राक्षस है? तो मैं तो इसलिए ये सोचा कि जाके देखा जाए, और दिसंबर 2012 में ये मैंने तय कर लिया, और मेरा पहला जो विजिट था जनवरी 2013 में अध्ययन की दृष्टि से मैंने शुरू किया। और सच पूछो तो 6 महीने जो मैंने नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले जो उनका काम देखा, उनके बारे में जानकारी, एक छोटे से किसान मछुआरे से लेकर उनके बड़े बड़े अफसरों से जो जानकारी मिली, कहीं फिट बैठता ही नहीं था। दूसरा जो आपने अब ये फुटेज दिखाई, मुझे लगा कि मैं नरेंद्र मोदी को पहचानने के लिए मैं दंगों से शुरुआत नहीं करने वाली। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति जो 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ग्रहण किया, इसका डीएनए क्या था, इसलिए क्या सवाल और क्या एजेंडा लेके आया इसके, क्योंकि हमें बताया गया था कि नरेंद्र मोदी को भेजा गया है गुजरात को अग्रेसिव मिलिटेंट हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने के लिए, और जो लोग उनके खिलाफ कांग्रेसी या लेफ्टिस्ट लोग प्रचार करते हैं उनका यही था कि सिर्फ कुचलने के लिए मुसलमानों को भेजा गया। फिर तो इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं पहले समझूं कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है, क्या लेके आए प्रोग्राम, और तभी आप देखेंगे उनकी पहले अक्टूबर 7 में क्या उन्होंने कहा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मैंने दर्जनों स्पीचेस तब से, और ये 4 महीने का जो अध्ययन मुझे समझाया कि इस आदमी का डीएनए क्या है। डीएनए क्या, यही आपने कहा ना, पहली स्पीच और उनका पहला संदेश, यही हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी एक खोज। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात में भूकंप को गुजरे 9 महीने हो गए थे। मोदी के सामने पुनर्वास और पीड़ित लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती खड़ी थी। ऐसे में मोदी कुर्सी संभालने के 1 रोज बाद मीडिया के सामने आए और फिर तीखे सवालों की झड़ी लग गई। तारीख 10 अक्टूबर 2001। હજુ એ નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી આમ કઈ શબ્દો બંધ બેસતા નથી। मोदी ने गुजरात की जनता के नाम बतौर मुख्यमंत्री पहला संदेश दिया। આપ સૌની શુભેચ્છાઓથી, આપની લાગણીથી જરૂર આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવામાં હું યશસ્વી થઈશ એવી પૂરી શ્રદ્ધા સાથે હું આપની પાસે આવ્યો છું। હું આપ સૌને સ્પષ્ટ સંકેત જ નહીં, વિશ્વાસ આપવા માંગુ છું કે શાસનની છબી સંપૂર્ણ સાફ સુથરી રહેશે। અમારી મૂળભૂત ચિંતા ભૂકંપ પીડિત પરિવારોના ગુણાત્મક પુનર્વસનની રહેવાની છે। કુદરતી સંકટોની સમસ્યા પણ કસોટી કરાવે તેવી રહી છે। પાછોતરા વરસાદની ઘટથી લઈ રહેવાનું છે, પણ પીવાલાયક પાણીની સમસ્યા હજુ ઊભી રહી ગઈ છે। તે માટે આગોતરું આયોજન ટોચ પ્રાધાન્ય આપીને કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે। બીજી સાંપ્રત ગંભીર સમસ્યા ખેતી માટે વીજળી પુરવઠાની ખેંચ છે। મારે મન સરકારની સફળતાનો અર્થ જ આ છે કે લોકો કહેતા થાય કે આ આપણી સરકાર છે। હવે વિકાસના અભિયાનની ભાગદોડ 5 કરોડની વિરાટ ગુજરાત શક્તિ સંભાળશે। શાસનનું નેતૃત્વ તો તેનું પ્રેરક બનશે। तब मोदी आज जैसे दहाड़ते नहीं थे। देश की तिजोरी पर मैं किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। हमले नहीं करते थे। आवाज में અપેક્ષા बेहद જોડાઈ नरमी थी। આપ મારી પાસે અપેક્ષા વ્યક્ત કરો છો, સ્વરૂપ સત્કારનું છે એ સમજવાનું મારા માટે મુશ્કેલ નથી। तारीख 11 अक्टूबर 2001। नरेंद्र मोदी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात की जनता को संदेश देने के लिए ठीक 1 दिन बाद मोदी मीडिया से मुखातिब हुए। कोई भी चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है तो उस दिन रात शाम को वो सभी अखबार वालों के मिलने जाता है, उनकी चैम्बरों में जाता है।
मैंने वो नहीं किया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मैंने नहीं किया। मेरा नहीं करने का कारण ये था कि मैं खुद 6 साल के बाद आया था, सरकार नाम की किसी चीज को मैं जानता नहीं था, और हॉस्टाइल माहौल है वो मुझे पहले से पता था। मैं जाऊंगा तो बेकार में शब्दों में फंस जाऊंगा, तो मैं थोड़ा चिंतित था कि मैं रियलिटी स्वीकार करता हूं। मेरा मन भी, क्योंकि इन सबसे मेरा कोई नाता भी नहीं रहा था, और मन में एक भाव भी हुआ था कि बिना कारण मेरा काफी नुकसान किया है इन लोगों ने। तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मोदी का डर सही साबित हुआ। एक पत्रकार ने कैबिनेट गठन पर मोदी पर गुगली फेंकी, लेकिन मोदी इसे बखूबी खेल गए। मैं क्या बताऊंगा, वो बड़ी बड़ी बातें बताने को, मेरी पार्टी का ग्राफ एकदम नीचे था। दूसरा, किसी को हटा कर हम बैठे, तो कोई भी शब्द मेरा इधर उधर चला जाए तो बहुत, मैं पार्टी का भला तो करूंगा नहीं, नुकसान कर दूंगा। ये सारे विषय मेरे मन में बहुत ही प्रेशर था। उसमें मैं प्रेस के सामने गया था। उसमें एक यहाँ लेडी पत्रकार है जो हमारी बड़ी क्रिटिक है, उसने मुझे पूछा कि मोदी जी कितने टायर की मिनिस्ट्री होगी आपकी? तो मेरा उस दिन का जवाब था, मोदी टायर। इतना रिलैक्स हो गया माहौल, सब हंस पड़े, तो एकदम से मामला सॉफ्ट हो गया। गुजरात बीजेपी के बड़े नेता और शुरुआत में मोदी के साथ काम करने वाले विजय रूपानी के मुताबिक मोदी ने सबकी राय से ही कैबिनेट का गठन किया था। मुझे पता है कि जो पहले दिन जो प्राय वो चीफ मिनिस्टर बनकर आए हैं, तो उस वक्त भी मैं कोर ग्रुप में था। कोर ग्रुप में, गुजरात स्टेट का कोर ग्रुप, तो संजय जोशी हमारे महामंत्री थे उस वक्त। तभी वो बताते थे कि चलो भाई मिनिस्ट्री बनानी है, आप कोर ग्रुप में, आप पार्टी में बैठ लो, संजय भाई को बताओ, सबके साथ लेकर लिस्ट लाओ और मैं घोषित करता हूँ। और वही लिस्ट घोषित किया जो पार्टी में तय हुआ। पार्टी में तय हुआ था, वो नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम जो मिनिस्ट्री डिक्लेयर हुई, मैं साक्षी हूँ, वही लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर किया। और उन लिस्ट में से नरेंद्र भाई का 3-4 लोगों के लिए रिजर्वेशन था। हाँ, कि भाई ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन हम लोगों ने बताया कि नरेंद्र भाई हम लोगों ने तय किया है और हम लोग मानते हैं कि इसको बनाना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग मानते हो, पंचों की राय, वो बोलते हैं बार बार, पंचों की राय मेरे सर पर, चलो आगे बढ़ो। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली कठिनाई पार कर ली थी, लेकिन सरकार कैसे चलाई जाए ये सीखना अभी बाकी था। अफसरशाही से लेकर मोटी फाइलों तक को समझने का सबक मोदी ने कैसे सीखा, ये सुनना काफी दिलचस्प होगा। तो मधु, आपने 15 महीने तक मोदी पर रिसर्च की है, उनको तमाम पहलुओं से जानने की कोशिश की है। हमें ब्रेक पे जाना है, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। क्या मोदी इतने लोकतांत्रिक हैं कि सरकार में और कैबिनेट के फैसले वो राय मशविरे से किया है उन्होंने? देखिए, सबसे पहले ये कंप्लीट नहीं हुई है, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, और अभी बहुत कुछ, एक तो किताब आई है मेरी, मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, पर अभी ये मुझे लगता है जस्ट स्क्रैच द सरफेस। दूसरा, आप अगर मोदी की मत सुने, उनके अफसरों से पूछें, उनके जो क्लोज कॉलीग से पूछें, तो एक बात सभी इस बात की गवाही देते हैं कि ही इज इसेंशियली अ टीम प्लेयर। कभी भी थोपने का फैसला नहीं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही जनतांत्रिक होता है। पर यह जरूर है कि वंस डेमोक्रेटिकली डिसीजन हो गया, पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, बहुत ध्यान से, तो उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन में जो भी बाधा डालेगा उसको रास्ते से मोदी बाधा नहीं डालने देते। तो जो आदतें बिगड़ी होती हैं कुछ लोगों की, पॉलिटिशियंस की भी, कि पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से रोकना या ब्यूरोक्रेट को तंग करना, वो नहीं होने देते। बट द प्रोसेस जो है डिसीजन मेकिंग का, चाहे कैबिनेट फॉर्मेशन का हो, चाहे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनना है, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या प्रायोरिटी, क्या उसका मापदंड, वो जो प्रोसेस है, जो मैंने कहानियां सुनी उन्हीं के ब्यूरोक्रेट से, उनके पॉलिटिकल कॉलीग से, वो हमेशा बहुत ही लंबा ब्रेनस्टॉर्मिंग, और जिसमें नरेंद्र मोदी घंटों बैठ के सुनेंगे
और अंत में अपनी राय देंगे और अपनी बातों को अमेंडमेंट करने का एक छोटे से छोटे अफसर को भी मौका देंगे। ये उन्हीं के साथ काम किए लोग बताते हैं। उन्हीं के साथ काम किए लोग बताते हैं। लेकिन मोदी ने कैसे सीखा मुख्यमंत्री का कामकाज, कैसे सीखी फाइलें निपटाना, कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम शुरू किया, क्योंकि इससे पहले वो कोई चुनाव नहीं लड़े थे। ये उन्होंने कैसे सीखा, ये देखेंगे इस ब्रेक के बाद।